हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल हो रही होंगी। आज हम इस एग्ज़ाम एनालिसिस के सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे जिसमें कि मैं 10 फरवरी 2021 का सेक्शन लेकर के आई हूँ और उसका फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आज हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन अभी पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो अपने पुराने वीडियो से भी कंपैरिजन करते हुए और पुराने एग्जाम से भी कंपैरिजन करते हुए हम आज देखेंगे कि किस तरह से नया और कुछ क्वेश्चन पूछा गया है या फिर सेम टॉपिक से जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है, या किस टॉपिक से मिसलेनियस से या किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में। आज के एग्जाम एनालिसिस में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आप लोगों को ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, एक भी पॉइंट आपने इससे सीखा हो, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। चलिए चलते हैं हमारे 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। हमारे देश में कई नगर की स्थापना की गई है और उसके संस्थापक से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन हम देख लेंगे कि ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हम जान रहे हैं कि आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है और प्याज जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है। तो वह इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यह बॉटनी का क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये सब जो है कई बार पहले भी पूछे गए हैं, कई दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी रेलवे में तो काफ़ी कॉमन है ये क्वेश्चन। बायो से जब भी क्वेश्चन आता है तो बॉटनी जूलॉजी जब भी बांट करके पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा, या फिर कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ ही चैप्टर हैं जो जिससे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, अपने पुराने वीडियोस में भी देख रहे हैं और हम आगे भी देखेंगे अपने एनालिसिस में कि किस तरह से जो है एक ही चैप्टर से या कुछ 5-6 चैप्टर हैं जिनसे कि क्वेश्चन कुछ फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं, बस उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो राजवंश काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, हमने हिस्ट्री में देखा है। तो होयसल राजवंश की राजधानी है द्वार समुद्रम। ये एक चैप्टर है स्पेशल और इसके बारे में डिटेल में हम अपने हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। हम जान रहे हैं तुगलक वंश जो है इतिहास का, जब भी हम सल्तनत काल पढ़ते हैं तो उसमें गुलाम वंश से लेकर के तुगलक वंश, लोदी वंश, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फेमस वंश हैं और हमने पढ़ा भी है। कालक्रम के बारे में भी हम पढ़ते हैं, एक करके हम इनके सभी उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके काल में जो है काफ़ी सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इनके ट्रिक से भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियोस दे पाऊँ, ताकि आप लोग जो है इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। हमारे अनुच्छेद में कुछ 12-15 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कई बार फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पूछे गए हैं अगेन एंड अगेन। और अनुच्छेद जो 78 है यह भी कई बार पूछा गया है। तो अभी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 78। उसके बाद हम देख लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो जब हम संसद पढ़ते हैं सिविक्स का टॉपिक, तो उसमें राष्ट्रपति की शक्ति, सीजेआई की शक्ति है, संसद की शक्ति है, राज्यसभा, लोकसभा या और भी अटॉर्नी जनरल वगैरह हो गए, तो इनकी शक्तियां हम पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हम जब सिविक्स का पार्ट पढ़ते हैं तो ये सारा जो है हाईलाइटेड टॉपिक है सिविक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। अगेन ये सिविक्स का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुछ हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे दिए गए हैं, उनके मुख्यालय के बारे में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि 25 से 30 ऐसे संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगेन एंड अगेन उनके बारे में जो है 5-6 फैक्ट्स हैं और 100-150 क्वेश्चन लगभग बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, और उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में शिफ्ट में पूछा जा रहा है बार बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, तो ये हाईलाइटेड अगेन जो है हमारा टॉपिक है।
1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, चंपारण असहयोग आंदोलन, इन सबको कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। तो देखिए अगेन हिस्ट्री से इस तरह का 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है समाहित हैं और काफ़ी ज़्यादा IQ का टेस्ट यहाँ पे होता है। स्टूडेंट का पेशेंस कितना ज़्यादा है, वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको चारों क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्तमान में यही कालक्रम सही है और अगर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं किस ईस्वी में हुआ है या किस सदी में हुआ है तो भी हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे। हिस्ट्री के जितने भी आंदोलन या विद्रोह हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए हैं और कुछ गिने चुने हैं जो 20 से 25 होंगे, चाहे वो विभाजन हो, चाहे वो क्रांति हो या कोई आंदोलन हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए हैं। खास करके स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जो है जितने भी हुए हैं वो ज़्यादा चर्चित हैं और उनमें से ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो कुछ नया इसमें है नहीं। अगेन हम देख लेते हैं पंचतंत्र के लेखक। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि 40 से 50 बुक्स हैं जो कि बार बार पूछी जा रही हैं। यहाँ पे फिर अगेन पंचतंत्र लिख दिया गया है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम जान रहे हैं भीमबेटका जो है गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। आदि मानव के द्वारा बने वहाँ पे शैल चित्र पाए गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड जो है नेशनल लेवल की एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई है। नाबार्ड अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस संस्था है और इसके बारे में हम पढ़ते ही हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब भी हम कृषि के बारे में, फसलों के बारे में या राष्ट्रीय गणना के बारे में पढ़ेंगे तो नाबार्ड के बारे में ऑटोमेटिक है कि हम पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट हम देख लेते हैं औरंग नेशनल पार्क कहाँ है। तो यह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है किसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज़ जब भी बढ़ते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और नोबेल के प्राइज़ जो है वो काफ़ी सीमित से क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सभी क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस हैं, वहाँ पर दे दिया जाएगा कि इसको क्षेत्र से मिलान कीजिए या फिर किनको नहीं मिला। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि ये प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 प्राइज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी 10 से 12-15 प्राइजेस ऐसे हैं, अवार्ड हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो फिजिक्स का अगेन एक बहुत ही हाईलाइटेड जो प्रतिरोध का रेजिस्टेंस जब हम पढ़ते हैं तो यह पहला दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग के ही चैप्टर में है जब हम प्रतिरोध पढ़ते हैं। तो अगेन यह भी क्वेश्चन जो है फिजिक्स का हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। जो आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अगर फिजिक्स के 10-12 चैप्टर ही हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, उस 10-12 चैप्टर को अगर 3-4 पेज का भी एक शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो उसमें से प्रतिरोध का जब हम पढ़ते हैं तो वो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो क्रियाशीलता की श्रेणी में केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो यह अगेन एक हाईलाइटेड टॉपिक है। कुछ 10-12 सेक्शन हैं जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम में दिया हुआ रहता है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देंगे। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं, लेकिन जितनी भी मेन कंपनी है, यूट्यूब के सीईओ, फेसबुक के सीईओ, अमेजन के सीईओ, जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, तो उनके सीईओ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। या फिर बड़े बैंक हैं उनके सीईओ कौन है या फिर डायरेक्टर कौन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। तो कुडनकुलम में है। अगेन हम देख लेते हैं कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो नदी और उसका उद्गम स्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो नदियों के बारे में पढ़ते ही हैं। और भारत में गिनी चुनी 10-15 नदियां हैं बड़ी, जो कि जिनके उद्गम स्थल हम पढ़ते ही हैं। वो आपस में कहाँ मिलती हैं, उन पे कौन से पुल बने हैं, डैम बने हैं। तो इस तरह से विद्युत परियोजनाएँ चल रही है। तो उन सब चैप्टर में जो है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो अगेन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है गिनी चुनी नदियां हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं DASD क्या है। कंप्यूटर का बेसिक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है ये।
आगे हम देख लेते हैं नदी उद्गम सुमेलन कीजिए, यानी कि कुछ मेन मेन नदियां दे दी जाएगी और उसको कंफ्यूज करने के लिए एकदम नेक्स्ट टू पॉसिबल जो है डेटा आपको दे दिया जाएगा, या नहीं तो वैसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें कि आप कंफ्यूज करें। इसलिए नदी के उद्गम स्थल जो कुछ मुख्य मुख्य नदियां हैं, 10-15 नदियां हैं भारत की, जिसके कि उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालयन रिवर हो गई या उसमें प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हो गई है, तो उसमें से कुछ ही नदी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। इसमें कर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कर के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो कौन सेंट्रल टैक्स है और कौन स्टेट के द्वारा वसूला जाता है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मनोरंजन कर के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, तो मनोरंजन कर हम सुनते हैं आए दिन टीवी में, कि हम आए दिन न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि इस सरकार ने, इस राज्य की सरकार ने इस फिल्म के ऊपर से जो है कर हटा दिया है, इसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल आ जाता है कि जो मनोरंजन कर है इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है या राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो कुछ फेमस कर हैं जो कि पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन। इसके बाद हम देख लेते हैं मलेरिया, हैजा, टीबी, एड्स के रोगजनक। तो हम अगेन जो डिजीज चैप्टर है उसमें 15 से 20 डिजीज है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वायरस से कौन होता है, बैक्टीरिया से कौन होता है, फंजाई से कौन होता है, तो इस तरह से, या विटामिन की कमी से कौन होता है। तो इस तरह से जो है कुछ ही रोग हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और हम डिजीज़ के चैप्टर में पढ़ते हैं इसको। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके बाद हम देख लेते हैं पशुधन गणना कब शुरू हुई थी। तो पशुधन गणना जो है 1919 से 20 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं WinZip क्या है, तो जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंप्रेशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं UNO तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लेवल का। UNO के जितने भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उसके बारे में हम पढ़ते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है 10 से 15 संस्थान हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, क्योंकि उससे हर हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमने अभी वर्तमान में रेलवे NTPC के एग्ज़ाम में ही कम से कम अभी तक हम 30 से 40 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड किसी न किसी ऑर्गन से या फिर इस्टेब्लिशमेंट से या सदस्य देशों से, या कौन सदस्य नहीं है, स्थापना से, किस सम्मेलन में स्थापित, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हैं जो कि हम इसी एग्ज़ाम में देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है। तो अगेन बुक एंड ऑथर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का टॉपिक है, और जो वर्तमान में रिलीज्ड बुक होता है वो हमारे लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लाइट बुक के लेखक जो है वो ओल्गा टोकारोजुइक है, जो कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है 2018 का, इसलिए भी वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जान रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसी बुक को जिस साल वह मिला है तो वो बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस बुक के राइटर के बारे में, लेखनी के बारे में, या फिर किस टॉपिक को उसमें डील किया गया है वो टॉपिक पूछ लिया जाता है कि यह इससे संबंधित नहीं है। या फिर बुक के टॉपिक इस तरह से भी पूछ लेंगे, अगर बुक्स एंड ऑथर से आया हुआ है तो या तो नई बुक पूछेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और या नहीं तो पुरानी बुक पूछेंगे, जिस तरह से कि आनंद मठ में आपका सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। इसके बाद हम देख लेते हैं GST से रिलेटेड गलत कथन। तो GST के बारे में 3-4 कथन दिया हुआ रहेगा। GST आप अगर जान रहे हैं तो जो उसमें गलत है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये कथन सही गलत वाला ही होता है, क्योंकि इसमें अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो चारों आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन में हमेशा इसके ऑप्शन में जो है कन्फ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है कुछ फेमस ग्रैंड स्लैम है। खेल जगत से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टेनिस, हॉकी इस सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रैंड स्लैम से पहले भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आपका ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम देखते हैं नोमोफोबिया क्या है। तो नोमोफोबिया है मोबाइल ना होने का डर। ऐसा फोबिया पहले के क्वेश्चन में जो है आपको नहीं मिलेगा देखने को अभी, लेकिन क्लेप्टोमेनिया या उस तरह का मेनिया फोबिया वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ गिने चुने हैं 12-15 जो कि कई बार पूछे जाते हैं, तो उतना आप कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया पाक बॉर्डर लाइन। तो इंडिया पाक बॉर्डर लाइन अगेन जो है रेड क्लिफ लाइन है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही
पूछा जा रहा है, पुराने पैटर्न पे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। वही कुछ टॉपिक है जिसमें कि बदल बदल के क्वेश्चन, कभी फर्स्ट लाइन पूछा जा रहा है, कभी सेकेंड लाइन, 5-6 अगर उसके बारे में हमने पढ़ा है तो उन्हीं 5-6 टॉपिक में से जो है कभी इस शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कभी उस शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और कभी अगले डेट में क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं योजना से रिलेटेड गलत कथन। हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, अगर बहुत ज़्यादा फेमस कोई स्कीम चलाई जा रही है तो वो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसके बारे में हाईलाइटेड चीज़ें हमें जाननी ही चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा नेशनल लेवल पे प्रचलित हुई है। जैसे कि अभी अगर हम देख लें, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है, या नहीं तो फिर आपका SBMG जो है स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, या इस तरह से जो कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं चलती है और एक आंदोलन की तरह जो चलता है, तो उन योजनाओं में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। तो हमें कुछ आंदोलन के जैसा चलने वाले योजनाओं को डिटेल में पढ़ करके जाना ही चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CO2 से रिलेटेड सही कथन। तो जान रहे हैं हम CO2 जो है बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क संबंधित निवास प्रजातियों से सही नहीं मेल खाता है। तो इसमें जैसे कच्छ का रण गधों के लिए काफ़ी फेमस है, या काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इस तरह से जो गिर जो है वो बब्बर शेर एशियाई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस तरह से जो है कुछ और दे दिया जाएगा, जैसे कि गिर है वो खरगोशों के लिए, तो वो जो सही सुमेलित नहीं है उसको हम ऑड वन आउट कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन इसके बारे में भी ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि चारों जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऑड वन आउट कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इस तरह का आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भी है तो आप जान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन में आप 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ओजोन क्षरण का कारण क्या है। तो ओजोन क्षरण का कारण हम जान रहे हैं CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये अपने आप में ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है। कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या उससे होने वाले रोग पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ओजोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 फरवरी का ही सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, MK गांधी को साउथ अफ्रीका में किस स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था। तो पीटरमैरिट्सबर्ग। इसके बाद हम देख लेते हैं लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी सी केबल जो है बन रही है, पावर केबल, वह किसको किसको जोड़ेगी। तो ब्रिटेन और डेनमार्क को जोड़ेगी। तो इस तरह कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे ही पाएँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको कि हमें छोड़ना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन आप गुड अटैम्प्ट के लिए कोशिश करें कि आप मैक्सिमम ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है उसके आंसर दे। इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट बनाने वाला क्वेश्चन होता है वो यही सब क्वेश्चन होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है वो तो उसका आंसर सभी को आ रहा है। तो कट ऑफ जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इस तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए लॉन्च्ड मिशन कौन सा है। तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, इनसाइट मिशन है। इसके बाद हम देखते हैं दिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है। असम में 2004 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्रम। इस तरह से हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है मुख्य सबसे बड़ा देश कौन सा है, या फिर एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, या उत्तरी अमेरिका का बड़ा देश कौन है, दक्षिणी अमेरिका का बड़ा देश कौन है। तो जो प्रथम जैसा आता है साउंड में तो वो तो हमें अपने नोट्स में बनाना ही चाहिए। रूस विजय दिवस किस देश पर विजय के लिए मनाता है। तो इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय पर रूस जो है विजय दिवस मनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोदान, कर्मभूमि, गबन, ये सब काफ़ी चर्चित पुस्तकें हैं। मैंने आपको बताया 30-40 तरह की, 50 तरह की लगभग पुस्तकें हैं। उसी में से घूम फिर करके आ रही हैं महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरह के जो राइटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इनकी पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो ये अगेन एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पैठन जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना में जब हम पढ़ते हैं भारत में तो 15 से 20 परियोजनाएं हैं, छोटी बड़ी मिला करके। कुछ विवादित
प्रवाहित है, कुछ किस राज्य में स्थित है, किसका पानी किसके कितना जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ परियोजनाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछा गया है हमारा थोड़ा सा जो है लीक से हट करके पैठन जल विद्युत परियोजना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? तो जॉर्ज विटेट जो है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं इंडिया गेट का भी पूछा जा सकता है। तो एडविन ल्यूटिन्स जो है इंडिया गेट के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पत्तों का हरा रंग। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोबोल। कोबोल के बारे में कई बार पूछा गया है, लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि या तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है या बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चन, या नहीं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन से मारना है। लाइनेक्स, एमएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस, यह किसका रोग है? ये दे दिया जाएगा। तो गेहूं का रोग है। कुछ प्रमुख फसल है जिसके रोग हमें जानने चाहिए। गेहूं है, गन्ना है, चावल है, तो ये मक्का है। इस तरह से फेमस जो है इनके कुछ रोग हैं। और डिजीज से जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो ह्यूमन से आएगा, या फिर जानवरों में, या फलों में, या फिर फसलों में। ये 4 टॉपिक है। डिजीज से क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्ड, सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो चीन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बार्क के संस्थापक कौन है? तो एच.जे. भाभा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान थे हैदराबाद के अंतिम निजाम। हैदराबाद को जब मिलाया गया था, भारत में विलय किया गया था देसी रियासतों में, तो इसकी अपनी एक कहानी है। इस दृष्टि से यह क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है हिस्ट्री से, हैदराबाद के अंतिम निजाम। तो हिस्ट्री में जब जब कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है तो उस समय वायसराय कौन थे, या निजाम कौन थे, या शासक कौन थे, या किस वंश का शासन काल था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, या गवर्नर जनरल कौन थे, या इस तरह से जो है क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। या 1857 की क्रांति के समय जो है बंगाल के नवाब कौन थे, या इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि इस क्षेत्र में किसका शासन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बांध और राज्य का मिलान। अगेन मैंने ऊपर आपको बताया है कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 से 20, इससे ज़्यादा है नहीं। तो उसमें कौन सा बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दे दिया गया। जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे, इसमें एक क्वेश्चन में 4 तरह का क्वेश्चन होगा और चारों में आपको क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SBM 2014 गलत कथन। तो SBM स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, आंदोलन के जैसे चल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दृष्टिकोण से जो है महत्वाकांक्षी योजना के दृष्टिकोण से इसके सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कितना बजट पारित हुआ, कब लागू हुआ, कहाँ सबसे पहली बार लागू हुआ, और इसका क्या उद्देश्य है। इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कौन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं रहे। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है, प्रथम महासचिव कौन है, वर्तमान महासचिव कौन है, कुल कितने महासचिव हैं, अभी कौन से महासचिव हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में कई, या उनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, कई बार पहले भी पूछा गया है। तो अगेन यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे हम देख लेंगे लेंस की फोकस दूरी। तो 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या है। तो लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन जो है लाइट से क्वेश्चन है, और 4D यानी डायोप्टर है, वहाँ पे लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है, डायोप्टर से। ये भी एक क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2019-20 में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो ये हर साल जो है इंडेक्स जनरेट होता है और सूचकांक निकलते हैं, किस फसल का कितना उत्पादन हुआ है हमारे देश में, या कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है। इस तरह से जो है हर साल यह अलग अलग चेंज होता है, वेरिएबल डेटा है। आगे हम देख लेते हैं मिस यूनिवर्स विनर कौन है। तो मिस यूनिवर्स जो है 2 ही बनी है, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मिस वर्ल्ड
बम्बलबी कितनी बनी है तो वो भी हम देख लेंगे, मिस अर्थ कितनी बनी है तो वो भी हम देख लेंगे। NH से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट, तो NH नेशनल हाईवे जो है वो किस अथॉरिटी में आता है, किस मंत्रालय में आता है, और उससे कुछ रिलेटेड मुख्य और मेन जो नेशनल हाईवेज हैं उसके बारे में जब हम नेशनल हाईवे का चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि NH2 कौन सा, NH1 कौन सा है, NH6 कौन सा, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और नए कौन से बने हुए हैं, या किस दो को मिला करके GT रोड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि NH से जो है इससे भी काफ़ी रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कई बार पूछा गया है। यहाँ पे दुर्बल अम्ल प्लस साल्ट का रिएक्शन पूछा गया है, यह भी जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक सा रिएक्शन है। GST में 4 टैक्स स्लैब कौन से हैं? टैक्स स्लैब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था जब GST लागू हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे 31वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए। तो राष्ट्रमंडल खेल अपने आप में जितने भी खेल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसका आयोजन कहाँ होता है यह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कौन से ग्रीन हाउस गैस ने, अगेन ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, हमेशा चर्चा में रहता है और पूछा ही जाता है एग्जाम में। कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, तो यहाँ कुछ इंसेक्ट दे दिए जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसा दिया जा रहा है, किसका क्या वैल्यू है, क्या काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं CRPC की कौन सी धारा के तहत 5 या उससे अधिक आदमी जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 144। जब भी हम देखते हैं कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है तो हम आम दिन पेपर में सुनते होंगे धारा 144 लग गई है, तो इसका मेन स्टेटमेंट यही है कि CRPC की धारा 144 के तहत जो है 5 या उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो जो भी हमारे राइट्स हैं वह मुख्य रूप से जितने अनुच्छेद में वर्णित हैं वह कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है हमारे राइट्स के जितने भी अनुच्छेद हैं वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी। तो हम जान रहे हैं वास्को डी गामा ने की थी, अमेरिकी यात्री था, 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन लागू किया जाता है। तो बीटा वर्जन उसका लागू किया जाता है। अगेन ये काफ़ी पॉपुलर रहता है, ये करंट अफेयर्स में भी रहता है। काकोरी कांड अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास की। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश WB का सदस्य नहीं है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सदस्य नहीं है। कब गठन हुआ, मेन प्रिंसिपल, काम क्या है, कार्यशैली, तो इस सब के बारे में उसी में यह आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मलेरिया रोग का परजीवी। मलेरिया रोग से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कभी दवाई पूछ लेता है कुनैन, या नहीं तो परजीवी तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर ज्योग्राफी में आपका मैप क्लियर है, माइंड में लोकेटर माइंड मैप बना हुआ है तो आप यह इजीली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है 2014 में बच्चों तथा गर्भवती महिला वेलफेयर हेतु कौन सा मिशन चलाया गया। तो मिशन इंद्रधनुष, यह भी भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ICDS डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इसको चलाया जा रहा है, मिशन इंद्रधनुष। तो जो भी इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, स्कीम चलते हैं, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वह नेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, मैंने आज जितना भी डिस्क्राइब किया वह पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा। और हमने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल ही पूछा जाता है। हम चाहें तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ला सकते हैं, इसके बाद मार्क्स डिपेंड करता है और कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। अगर इस तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं तो कट ऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ट्रेडिशनल स्टडी करके जाते ही हैं। तो आपका मार्क्स जो डिफाइनिंग वाला सेक्शन हो जाता है वो हो जाता है करंट अफेयर्स और जो लीक से हट के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से वही स्टूडेंट इसका जवाब दे सकेंगे जिन्होंने ट्रेडिशनल के साथ में थोड़ा सा साइड स्टडी भी की हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिली तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।